जय हिंद। हम सब इस बात से प्रीतित है कि भारत लगभग 200 वर्ष तक गुलाम रहा। इस दौरान भारत का आर्थिक शोषण व राजनीतिक उत्पीड़न हुआ। न जाने कितने ही लोगों ने स्वतंत्रता के लिए भारत की भूमि पर अपने प्राण न्यौछावर किए। रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एनी बेसेंट, चंद्र बुट्टी, मदन लाल टिकरे, अशफाक उल्लाह खां, देवी दुर्गा, इन जैसे राष्ट्रवादी व क्रांतिकारियों का हम सम्मान करते हैं, जिनके बलिदानों के बल पे हमें आजादी मिली। उन्हीं में से सबसे लोकप्रिय शख्स है मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम महात्मा के नाम से भी जानते हैं, परंतु उन्हें महात्मा की उपाधि देने का कारण जानना भी अत्यंत आवश्यक है। देश में उदारवादियों का मानना है कि गांधी पर कोई चर्चा न हो, बस उसे बिना सोचे समझे राष्ट्रपिता मान लिया जाए। अगर हमारे देश में भारतीय संस्कृति के आराध्य श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व को कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है, तो गांधी पर चर्चा विचार भी नहीं किया जा सकता। सो हियर इज ओपन डिबेट। द टाइटल ऑफ महात्मा इज इलेवेंट और नोट। गांधी जी अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आस्था व नैतिकता के महत्व पर जोर देने के लिए माने जाते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में सत्य व अहिंसा के मार्ग पर चलकर उन्होंने संपूर्ण विश्व में प्रशंसा अर्जित की। हम मानते हैं कि गांधी ने कुछ विश्व समुदाय में प्रशंसा हासिल की, परंतु जब बात राष्ट्र के अस्तित्व और असमिता की हो, तब जरूरत शौर्य और बलिदान की होती है, न कि प्रशंसा की। भारतीय संस्कृति में पत्नी के अलावा अन्य महिला को गलत दृष्टि से देखना भी पाप है। ऐसे में गांधी ने अपने आगे की जिंदगी में अपने ब्रह्मचर्य को आजमाना चाहा, तो वह युवा लड़कियों के साथ नग्न अवस्था में सोते थे, जिसके कारण हमें उन्हें महात्मा कहने पर सोच विचार करना चाहिए। गांधी जी को महात्मा कहने का एक अन्य पहलू यह भी है, अफ्रीका में महान क्रांति लाने के बाद गांधी जी बाढ़ पहुंचे और उन्होंने महिलाओं के न्याय और अधिकार के साथ साथ उन्हें समानता दिलाने के लिए काम किए। गांधी जी ने राष्ट्र एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने दलितों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हरिजन सेवक संघ का गठन किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और समुदाय के लोगों को एक साथ लाने का काम किया। गांधी ने सामाजिक न्याय की बात की, लेकिन उनके कार्य अक्सर विरोधाभासी थे। उन्होंने महिलाओं के नेतृत्व की बजाय उनके त्याग और सेवा पर जोर दिया, और उन्होंने जाति प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन भी नहीं किया और इसे एक संतुलित व्यवस्था बताया, जिसके कारण दलितों को वास्तविक समानता नहीं मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांधी के दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना की, यह दर्शाते हुए कि गांधी का सुधारवादी रुख न तो तार्किक था और न ही क्रांतिकारी। चंपारण के किसानों से लेकर इलाहाबाद के मिल मजदूरों तक महात्मा गांधी ने सभी को अहिंसक तरीके से न्याय दिलाया, जो भारत में राजनीतिक जागृति लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त कराने के लिए विभिन्न जातियों और धर्मों के लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट किया। जब भारत में एकता की सख्त जरूरत है, तब आम जन को आंदोलन से जोड़ना एक महान उपलब्धि है। ऐसे व्यक्तित्व को महात्मा ही कहा जा सकता है। आम जन को आंदोलन से जोड़ना राष्ट्र की एकता के लिए अच्छी शुरुआत है, परंतु जिस एकता से आजादी नहीं मिले, आंदोलन फ्रांस की क्रांति की तरह कामयाब न हो, तो इन सब का क्या मतलब है। मैं स्वतंत्र भारत का नागरिक होते हुए मेरे कानों में शांतिपूर्ण आंदोलन की नारेबाजी की जगह जेल में बंद क्रांतिकारियों की दर्द भरी आवाज गूंजती है। गांधी द्वारा चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापिस लेना एक बड़ा ही कमजोर निर्णय था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता की क्रांति का प्रतीक बन चुका था। एक हिंसक के आधार पर पूरे आंदोलन को समाप्त करना उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों को अवसर तोड़ने जैसा था जो संघर्ष कर रहे थे। यदि आंदोलन जारी रहता तो संभव था कि भारत को स्वतंत्रता जल्द मिल सकती थी। उनका यह निर्णय स्वतंत्रता संग्राम की गति को धीमा करने वाला साबित हुआ। रही बात एक हिंसा के आधार पर पूरे आंदोलन को वापस लेने की, तो उन्होंने हिंसा के नाम पर एक हिंदू समुदाय को कमजोर किया, बल्कि मुस्लिम समुदाय को हिंसा गतिविधियों पर तुष्टिकरण की नीति अपनाई, जैसे जिन्ना द्वारा डायरेक्ट एक्शन में स्वामी संतानंद जी की हत्या और पाकिस्तान से लाशों से भरी हुई ट्रेन आती है। हमारी सनातन संस्कृति हमें सिखाती है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा ध्वज है। खिलाफत आंदोलन में गांधी ने सरकार के खिलाफ अहिंसा और असहयोग आंदोलन की अध्यक्षता की और हिंदुओं को मुसलमान का समर्थन करने के लिए कहा, जिससे यह पता चलता है कि उनके लिए सभी धर्म समान थे। गांधी का खलीफत आंदोलन का समर्थन उसकी सबसे बड़ी राजनीतिक मूर्खताओं में से एक था। उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए एक ऐसे आंदोलन का साथ दिया जिसका भारत की आजादी के साथ कोई लेना देना नहीं था, बल्कि दूर बैठे तुर्की के खलीफा की गद्दी के लिए आंदोलन था। उन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों का साथ देने के लिए कहा, लेकिन जब 1921 के मोगला दंगों में हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया गया, तब गांधी चुप रहा। गांधी का यह कदम न तो धार्मिक समानता दिखाता है और न ही समझदारी, बल्कि उन्होंने धर्म को राजनीति में घुसाकर सांप्रदायिक तनाव को और भड़का दिया। गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। उन्होंने साबित कर दिया कि भारत केवल भारतीयों का है और भारत की हर चीज पर भारतीयों का अधिकार है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो। लोगों ने गांधी जी से प्रेरणा ली और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन कमजोर हो गया। गांधी का नमक सत्याग्रह महज एक दिखावा था, जो सिर्फ प्रतीकात्मक था। उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन तो किया, परंतु पूरी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया। उनका यह आंदोलन केवल शब्दों का खेल था, जो जमीनी स्तर पर किसी बदलाव को नहीं ला पाया। उनकी रणनीति केवल
अहिंसा और संशोधन तक ही सीमित थी, जिससे ब्रिटिश शासन को बिना किसी वास्तविक चुनौती के बने रहने का मौका मिला। उनका यह संघर्ष जनता को बहलाने का एक तरीका था, न कि औपनिवेशिक शोषण को खत्म करने के लिए किसी ठोस योजना का हिस्सा। गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन पूरी तरह से दिशाहीन और कमजोर था। उनकी गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन बिना किसी नेतृत्व के विकसित हुआ, जिससे संघर्ष की वजह अराजकता फैल गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी पहले ही अंग्रेजों के खिलाफ अधिक प्रभावी कदम उठा चुके थे। ऐसे में गांधी का करो या मरो नारा सिर्फ शब्दों का खेल था, क्योंकि न तो उन्होंने हिचकिचाया न करने दिया। असल तो बात यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस आंदोलन को कुचल दिया। असल तो यहाँ की अंग्रेजों के जाने की असली वजह गांधी ने बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से आजाद हिंद फौज के सैनिकों से प्रेरणा लेते हुए रॉयल ने भी रिवोल्ट कर दिया। अंग्रेजी सेना के दम पर प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध जीते थे, वही सेना उनके खिलाफ होते हुए दिखाई दे रही थी और एक बड़ी विरोधाशंका और 1857 की क्रांति की तरह एक भयानक क्रांति उनके सिर पर खड़ी थी। उस क्रांति का सामना करने के लिए उनके पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि वे दूसरा विश्व युद्ध जीते जरूर थे, परंतु वे खोखले हो चुके थे। ऐसे में भारत पर और पकड़ बनाए रखना उनके लिए संभव नहीं था। गांधी जी की विरासत दुनिया भर के लोगों को अहिंसा, करुणा और निस्वार्थता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर दिया गया, जिसका भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा योगदान रहा था। गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन ने देश को प्रेरित किया और गांधी जी ने नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को जन्म दिया, जिसके कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, लेकिन क्या ये वास्तव में इस उपाधि के योग्य थे? गांधी के कई निर्णय और विचार न केवल विवादास्पद थे, बल्कि भारतीय समाज और स्वतंत्रता के लिए नुकसानदायक भी साबित हुए। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दी गई, जब गांधी ने ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त दबाव नहीं डाला। गांधी के निजी जीवन को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं। इन्होंने ब्रह्मचार्य परीक्षण के नाम पर युवा लड़कियों, यहाँ तक कि अपनी धोती के साथ नग्न सोने के विवादास्पद प्रयोग किए। इन सभी बातों को देखते हुए गांधी को महात्मा कहना उचित नहीं है।